Hello dear students, now we have to discuss a very important heading of this chapter of alternating current. It is a resonance in LCR circuit. Based on that we have few questions over here जो लगभग एक जैसे ही हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको भी करेंगे बट शॉर्ट में पहले आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूँ। बात करनी है यहाँ पे रेजोनेंस की, बट बिफोर दैट LCR सर्किट। तो L और C और R यहाँ पे तीनों होना चाहिए। तो ये L हो गया, ठीक। इसके बाद में ये C हो गया, C मतलब कैपेसिटेंस। इसके बाद ये R हो गया और ये तीनों ही हमने जोड़ दिया सीरीज में। और फिर अब हम इनको क्या करेंगे, एक सप्लाई से ऐड करेंगे। ये हमने एक पावर सप्लाई ऐड कर दी, ठीक है। हमारा मकसद है अभी ये इस सर्किट में करंट कितनी होगी। तो यहाँ पर करंट निकालने के लिए वो वाला फार्मूला काम नहीं आता कि I = V/R, बट इसी के जैसा फार्मूला काम आता है V/Z। Z क्या है? ये है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। इसका फार्मूला क्या होता है ये ज़रूरी है जानना। ये होता है R² देन XL - XC का होल स्क्वायर। R तो समझ आ ही रहा है सीधा सीधा। ये XL और XC ये सब क्या है? XL और XC ये केवल L और C पे डिपेंड नहीं करता। जैसे R जो है इसका वजूद, इसका जो रिस्पांस है ये अपने ऊपर ही निर्भर करता है, जबकि L और C के जो रिस्पांस है सिर्फ L और C पे नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है कि जो तुम सोर्स लगाए हो वो किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है। अगर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो जो L का रिस्पांस होगा वो 0 हो जाएगा और C का रिस्पांस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला होता है, तब समझ में आएगा। L का जो रिस्पांस होता है वो ω/L से मेज़र होता है और C का जो रिस्पांस होता है वो 1/ωc से रिप्रेजेंट होता है। इसको XC कहते हैं, इसको XL कहते हैं और इनके नाम होते हैं। XL रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, XC रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। नाउ यू कैन चेक आउट हियर इफ ओमेगा इज 0, रिएक्टेंस या रिस्पांस ऑफ द इंडक्टर विल बी 0, whereas of कैपेसिटर इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप जानते भी होंगे कि जो DC अगर सप्लाई आप जोड़ दिए तो इंडक्टर क्या है कि पिक्चर से गायब हो जाता है और जो कैपेसिटर होता है वो ब्रोकन सर्किट बना देता है, करंट को ब्लॉक कर देता है और फिर वो क्या कहते हैं इनफाइनाइट रिस्पांस देता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करता है, करंट को जाने नहीं देता। ये बात जो मैंने अभी बताई हो सकता है आपको कम समझ में आए हो, डिपेंड करेगा कि आपने स्टेडी स्टेट बिहेवियर कैपेसिटर का और इंडक्टर का और t = 0 पे जो बिहेवियर है कैपेसिटर का और इंडक्टर का ये सब पढ़ रखा है कि नहीं। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दिस काइंड ऑफ हेडिंग अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनिशियली जो इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर होते हैं वो कैसे होते हैं। शुरुआत में जो इंडक्टर होता है वो और कैपेसिटर जो होता है वो उसका बिहेवियर अपोजिट होता है और बाद में इनफाइनाइट टाइम के बाद में फिर बिहेवियर एक बार और अपोजिट हो जाता है। इस बारे में अब बाद में चर्चा कभी कर लेंगे, अभी तो फिलहाल ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे I जो आएगा दैट विल बी V/, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बताओ कि ओमेगा का क्या इम्पैक्ट होगा। जो अगर हम ओमेगा बढ़ाएं तो इस I पे क्या फ़र्क पड़ेगा। थिंक अबाउट दैट वेरी केयरफुली। यहाँ XL जहाँ लिखा है यू कैन सी यहाँ ω/L लिखा है एंड जहाँ XC लिखा है यहाँ ωc 1/ωc लिखा है। तो आप अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा
और ये वाला फैक्टर बढ़ेगा लेकिन 1/, हो जाएगा तो घटेगा, लेकिन माइनस लगा है तो फिर ये बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो ये पूरा कंटेंट बढ़ेगा, तो ये पूरा कंटेंट बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगा। ठीक बात है ना। लेकिन अगर हम वैल्यू रख करके बात करें, फॉर एग्जांपल ओमेगा अगर हम 0 ले लें तो कितना आएगा। ओमेगा अगर हम बहुत ज़्यादा ले लें, इनफाइनाइट ले लें तो कितना आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ अगर हम 0 ले लें तो ये फैक्टर 0 हो गया, ये 1/0 इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का स्क्वायर ये इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है, समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट, 0 हो गया करंट। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये इनफाइनाइट है, ये 1/∞ 0 हो गया, तो ये इनफाइनाइट माइनस 0 इनफाइनाइट हो गया, उसका स्क्वायर ये इनफाइनाइट हो गया, ये न्यूमरेटर पूरा इनफाइनाइट हो गया, समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0 हो गया। ये कहानी समझ में नहीं आ रही है, जो कि करंट पहले भी 0 है बाद में भी 0 है, ये कैसे संभव है। दरअसल ऐसा है कि करंट हमेशा के लिए 0 नहीं रही है, पहले 0 है, बिल्कुल सही बात है, बाद में 0 हुई, ये भी बिल्कुल बात सही, लेकिन बीच में इसमें पीक आया है, करंट कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुई है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम होती है उसी को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आई और ओमेगा के बीच का ये ग्राफ है। यहाँ पर शायद मैंने अभी कुछ गलत बोला था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जब मैं ये बता रहा था कि ओमेगा के बढ़ाने से आई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कहीं गलती से उल्टा निकल गया था मेरे से। आफ्टर ऑल निष्कर्ष ये है कि ओमेगा के बढ़ाने से आई बढ़ेगा भी और घटेगा भी, डिपेंड करेगा कि ओमेगा किस डोमेन में है। फ्रॉम 0 to ओमेगा नॉट, इफ़ यू इंक्रीज ओमेगा करंट विल इंक्रीज, बट फ्रॉम ओमेगा नॉट टू इन्फिनिटी इफ़ यू इंक्रीज ओमेगा करंट विल डिक्रीज, एंड एट ओमेगा नॉट करंट विल बी मैक्सिमम। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा नॉट। यहाँ पे करंट जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर करंट मैक्सिमम निकालना चाहते हो अगर आप, तो इस वाला फैक्टर पर फोकस करो, इसको मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कैसे हो सकता है, आर स्क्वायर के बाद जो जुड़ रहे हो ये एक पॉजिटिव फिगर है, जो ये फिगर जुड़ रही है ये पॉजिटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर की लीस्ट वैल्यू 0 होती है, वो अगर 0 ही हो जाए तो फिर करंट मैक्सिमम हो जाएगी। फॉर अदर सिचुएशन इफ it is not 0, definitely it has something, maybe it is negative, but after the squaring it become positive, and when you add this in that it become more and current will decrease. The current here is maximum when this factor will become 0. We can say that time omega L will be equal to 1/omega c, and when you solve you get omega स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ये आपने ओमेगा नॉट निकाला है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से इसे जाना जाता है, 1/√LC। ध्यान देना यहाँ पे एक छोटी सी बात, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालने को कोई कहता है तो 2πf के बराबर कर देना, फिर यहाँ से f निकाला तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 300 ओम ये रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू बता दी, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू बता दी और एल की वैल्यू बता दी। मैक्सिमम करंट चाहते हैं, ये मैक्सिमम करंट तब होगी जब ये फैक्टर 0 हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाए, फॉर्मूला हमने आपको अभी जो लिखा है वही लगा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या ओमेगा बराबर 1/√LC। एल की वैल्यू कितनी है 100 mH, -3 मल्टीप्लाई किया मैंने और 25 नैनोफैरड 10⁹। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁴। यही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है उससे भी कर लिया जाए। कह रहे हैं कि एक
सीरीज LCR सर्किट है कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज I नॉट। समझ रहे हैं आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट ट्यून किया गया है या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये, एंड दैट टाइम जो करंट है मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आप कह रहे थे कि 0 होगा तब होगा मैक्सिमम, तो 0 रख के देख रहे हैं तो V/R ये हो गया I की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? I0 की वैल्यू V/R के बराबर। फिर कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम ट्वाइस ऑफ द इनिशियल, देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ही बात हो रही है, L और C को नहीं चेंज किया है। तो L और C को नहीं चेंज किया है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर तो कोई बदलाव आएगा नहीं। जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में पहले रेजोनेंस हो रहा था या करंट मैक्सिमम थी उसी फ्रीक्वेंसी पे अभी भी होगा, बट करंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो V/R है, वो बदल जाएगी अगर R बदल दिए तो। R के बदलने से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट R के बदलने से करंट एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। तो यहाँ पे दो सर्किट को दो अलग अलग आप कैटेगरी अलग अलग सेगमेंट में इमेजिन कर सकते हो। एक सेगमेंट रेजिस्टेंस का और दूसरा सेगमेंट L और C का। ये अपना अलग दुनिया बसाए हैं, R अपनी अलग दुनिया बसा के रखे हैं। R की वैल्यू में जो अगर आप चेंजेस लाओगे तो उससे एम्पलीट्यूड पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर L और C की वैल्यू पे आपने चेंजेस लाए तो उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपकी जो डिमांड है इन फ्यूचर अकॉर्डिंगली आप सर्किट में L या C को छेड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप R को छेड़ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज एम्पलीट्यूड of the circuit, then we have to change the resistance. But if you want resonating frequency with some change value, तो उसके लिए हमें L और C को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस को चेंज किया है और ट्वाइस कर दिया है। तो R को आप ट्वाइस करोगे तो ये फैक्टर डबल होगा, तो इफेक्ट ये आएगा कि हाफ हो जाएगा। फाइनली I0/2 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन हो गए और इस प्रकार से ये चैप्टर भी हो गया। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जो कि आई थिंक EM वेव होगा। तो कोई डाउट अगर है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और बाकी चाहे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ये भी कर सकते हैं।